6 अप्रैल 1975 सुबह के ठीक 9:45 हिमालय की गोद में बसे सिक्किम की राजधानी गंगटोक की सड़कों पर अचानक अफरा तफरी फैल गई। दुकानें बंद होने लगीं। सिक्किम के कोने कोने से लोगों का जनसैलाब गंगटोक की सड़कों पर उमड़ पड़ा और उसी भीड़ के बीच एक हिंदुस्तानी अंडरकवर एजेंट चुपचाप आगे बढ़ रहा था। ये कोई आम इंसान नहीं था, ये थे युवा अजीत डोभाल। गंगटोक के उस विशाल और आलीशान चोग्याल महल के बाहर, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, भारतीय सेना की 17 माउंटेन डिवीजन के गोरखा जवानों ने बिना कोई आवाज किए उसे चारों तरफ से घेर लिया था। महल के अंदर सिक्किम के राजा अपनी 285 हथियारबंद प्राइवेट आर्मी सिक्किम गार्ड्स के साथ मौजूद थे। उनके पास मशीन गन्स, मोर्टार और राजा के लिए मर मिटने की कसम थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जा चुका था जिसमें से बचना नामुमकिन था। हजारों मील दूर बैठी CIA की नाक के नीचे भारत कुछ ऐसा करने जा रहा था जो पूरी दुनिया को दंग कर देने वाला था। इस एक ऑपरेशन में RN काओ का तेज दिमाग, इंदिरा गांधी की बेखौफ राजनीतिक सूझबूझ और अजीत डोभाल जैसे फील्ड ऑफिसर्स की दिलेरी शामिल थी, जिन्होंने गंगटोक की गलियों में अंडरकवर रहकर इस असंभव काम को संभव कर दिया। साल 1947 ब्रिटिश भारत से जा चुके थे। नई सीमाएं बन रही थीं, नई सरकारें खड़ी हो रही थीं। दिल्ली में बैठे सरदार वल्लभ भाई पटेल एक एक करके 500 से ज्यादा रियासतों को भारत के नक्शे में जोड़ रहे थे। लेकिन दूर उत्तर पूर्व में हिमालय की गोद में बसा सिक्किम एक अलग ही राह पर चल पड़ा था। यहां के लोग तुरंत भारत में शामिल होने के पक्ष में नहीं थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और सिक्किम के राजा, जिन्हें चोग्याल कहा जाता था, उनके बीच एक समझौता हुआ। सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा मिला। रक्षा और विदेश नीति भारत के पास थी, लेकिन अंदरूनी सत्ता पूरी तरह चोग्याल की मुट्ठी में थी। बाहर से देखने पर सब कुछ बहुत शांत लग रहा था, लेकिन महल की मोटी दीवारों के पीछे हालात बद से बदतर होते जा रहे थे, क्योंकि अमेरिका और चीन की खुफिया एजेंसियां गिद्ध की तरह इस छोटे से राज्य पर नजरें गड़ाए बैठी थी। ये खेल सिर्फ सत्ता का नहीं था, ये खेल था खुफिया ताकत का। और इसकी वजह थी सिक्किम का स्ट्रेटेजिक लोकेशन। उत्तर में चीन, पश्चिम में नेपाल, पूर्व में भूटान और दक्षिण में भारत। ये वो जगह थी जहां से पूरी हिमालयी राजनीति को कंट्रोल किया जा सकता था। 6 अक्टूबर 1950 जब चीन के खूनी पंजों ने तिब्बत की आजादी का बेरहमी से गला घोंटा, तो बौखलाई हुई अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को चीन पर नजर रखने के लिए एक ऐसी जगह की तलाश थी जो रणनीतिक भी हो और जहां से चुपचाप ऑपरेशन चलाया जा सके। और इस काम के लिए सिक्किम से बेहतर जगह कोई नहीं था, क्योंकि उसका आंतरिक नियंत्रण अभी भी राजा चोग्याल के हाथ में ही था। CIA ने यहीं अपनी सबसे खतरनाक बिसात बिछाई और देखते ही देखते सिक्किम की शांत वादियां खंपा विद्रोहियों के गुप्त ट्रेनिंग और घातक हथियारों के हलचल से गूंजने लगी। लेकिन वॉशिंगटन में बैठे आकाओं की रातों की नींद एक और डर ने उड़ा रखी थी। उन्हें पता था कि अगर सिक्किम पूरी तरह भारत के नियंत्रण में चला गया तो उनका यह पूरा खुफिया नेटवर्क, महीनों की मेहनत और अरबों डॉलर का यह छुपा हुआ खेल रातों रात बर्फ में दफन हो जाएगा। अपने इसी खौफनाक मंसूबे को जिंदा रखने के लिए CIA ने एक और चाल चली। उनके सीधे निशाने पर थे सिक्किम के राजा चोग्याल। महल के इर्द गिर्द विदेशी रिसर्चर्स और मेहमानों के भेष में CIA के एजेंट्स घूमने लगे। धीरे धीरे उन्होंने चोग्याल के दिमाग में भारत के खिलाफ बगावत का जहर घोलना शुरू कर दिया। साल 1959 दार्जिलिंग का मशहूर विंडामियर होटल। सिक्किम के राजा पालदेन थोंडुप नामग्याल की मुलाकात एक 19 साल की अमेरिकी लड़की होपकुक से होती है। देखने में ये एक आम प्रेम कहानी लगती थी, लेकिन 20 मार्च 1963 को जब गंगटोक शहर को किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया और राजा ने उस अमेरिकी लड़की से शादी कर ली, तो भारतीय खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए। दुनिया के लिए ये एक शक्तिशाली राजा और खूबसूरत लड़की की बस एक शादी थी, लेकिन भारतीय एजेंसियों को पूरा यकीन था कि होपकुक कोई आम लड़की नहीं, बल्कि वो CIA की एक स्पाई क्वीन थी, जिसे एक बहुत बड़े खुफिया मिशन के तहत राजा की जिंदगी में प्लांट किया गया था। महारानी का ताज पहनते ही होपकुक ने महल के अंदर अपनी साजिशों का जाल बिछाना शुरू कर दिया। उसका पहला निशाना बनी सिक्किम की शिक्षा प्रणाली। चालाकी से स्कूलों की किताबें रातों रात बदलवा दी गईं। बच्चों के कच्चे दिमागों में सीधा ये जहर भरा जाने लगा कि भारत कोई रक्षक नहीं, बल्कि एक अत्याचारी देश है जिसने सिक्किम को गुलाम बना रखा है। इसके बाद उसने खुलेआम सिक्किम की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग छेड़ दी। गंगटोक की शांत सड़कों पर अब बगावत की आग सुलग चुकी थी। अचानक हर तरफ
भारत वापस जाओ और हमें पूर्ण आजादी चाहिए के नारों से पूरा शहर गूंजने लगा। चोग्याल ने अपनी एक प्राइवेट आर्मी सिक्किम गार्ड्स खड़ी कर ली, जिनके हाथों में अब अमेरिकी हथियारों की नई खेप पहुंच रही थी। दिल्ली में बैठे रॉ के टॉप अधिकारी समझ चुके थे कि होप कुक तो महज एक मोहरा है, असली खौफनाक दिमाग तो CIA का है, जो चोग्याल को अपनी कठपुतली बनाकर सिक्किम को भारत से हमेशा के लिए अलग करना चाहता है और अपने इस खूनी खेल का एक मोहरा बनाना चाहता है। इसी बीच 1967 में नाथुला पास पर भारत और चीन के बीच एक और भयानक खूनी टकराव हुआ। भारतीय सेना की सटीक फायरिंग और ताबड़तोड़ बमबारी ने आगे बढ़ रहे चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस घटना ने सिक्किम की जनता के अंदर एक खौफ पैदा कर दिया। आम लोगों को लगने लगा कि चीन कभी भी सिक्किम को निगल सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने तिब्बत को निगला था। फिर आया साल 1971 का वो दौर जिसने दुनिया का कूटनीतिक नक्शा बदल दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच भयानक युद्ध छिड़ चुका था। इस युद्ध में अमेरिका अपने सारे मुखौटे उतारकर पाकिस्तान के साथ खड़ा था। अमेरिका ने भारत को डराने के लिए बंगाल की खाड़ी में अपना खतरनाक 7th फ्लीट तक भेज दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हार नहीं मानी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। इस करारी हार ने अमेरिका के सुपर पावर होने के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। वॉशिंगटन में बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर आग बबूला थे। वो भारत से बदला लेना चाहते थे। उसी दौर में अमेरिका और चीन की दोस्ती भी नई नई परवान चढ़ रही थी। हेनरी किसिंजर बार बार चीन के दौरे कर रहे थे। रॉ को पुख्ता खबर मिली कि अमेरिका और चीन दोनों मिलकर भारत के खिलाफ एक साझा मोर्चा खोलने की योजना बना रहे हैं और उनका टारगेट है सिक्किम। CIA सिक्किम में अपना जासूसी नेटवर्क मजबूत करने में लगी थी। वहीं चीन सिक्किम की सीमाओं पर अपनी सेना की गश्त बढ़ा रहा था। भारत को तोड़ने की पूरी साजिश रची जा चुकी थी। इंदिरा गांधी बहुत अच्छी तरह जानती थी कि अगर CIA और चीन का ये खामोश गठजोड़ कामयाब हो गया तो सिक्किम भारत के हाथ से जा सकता है। उन्होंने निर्णय लिया कि अब और इंतजार करना देश की सुरक्षा के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ होगा। 1972 के अंत में इंदिरा गांधी ने अपने सबसे भरोसेमंद और रॉ के संस्थापक RN काओ को अपने ऑफिस में बुलाया। कमरे में सन्नाटा था। इंदिरा गांधी ने बिना देर किए सीधा आदेश दिया, सिक्किम को हर हाल में भारत का हिस्सा बनाना है, लेकिन ये काम इतनी खामोशी से होना चाहिए कि दुनिया को ये बस एक अंदरूनी बदलाव जैसा नजर आए। चोग्याल को इतना अकेला कर दो कि अमेरिका और चीन वहां 1 इंच भी दखल न दे सके। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को पूरी तरह से फ्री हैंड मिल चुका था। RN काओ ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेलना शुरू किया। उन्होंने दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठकर एक ऐसा गुप्त ब्लूप्रिंट तैयार किया जिसने CIA के पसीने छुड़ा दिए। काओ के सबसे होनहार फील्ड ऑफिसर्स गंगटोक की टेढ़ी मेढ़ी गलियों, बाजारों और चाय की दुकानों में फैल गए। इनमें एक नाम ऐसा था जिसे सुनकर आज भी दुश्मनों की रूह कांपती है, अजित डोभाल। युवा डोभाल भेष बदलकर अपने पहले ऑपरेशन को अंजाम देने में लग गए। उन्होंने जमीनी स्तर पर एक खुफिया जानकारी जुटाना और चोग्याल के समर्थकों के बीच घुसपैठ करना शुरू किया। चोग्याल की हर एक हरकत, महल के अंदर की एक बात और होप कुक की हर एक सीक्रेट मीटिंग की खबर अब पलक झपकते ही सीधे दिल्ली पहुंच रही थी। एक तरफ रॉ और दूसरी तरफ CIA। अब सिक्किम की वादियों में परछाइयों की जंग शुरू हो चुकी थी। भारतीय एजेंट्स ने बिना एक पल गवाए चोग्याल और होप कुक के काले चिट्ठे खोलने शुरू कर दिए। उन्होंने धीरे धीरे सिक्किम की जनता की सोच और उनकी भावनाओं को अपने हिसाब से ढालना शुरू किया। सिक्किम में नेपाली मूल की जनता जो पहले से ही राजशाही के भेदभाव से परेशान थी, रॉ ने उनके गुस्से को एक दिशा दी। सिक्किम की सियासत में एक कद्दावर नाम था, काजी लेंडुप दोरजी। चोग्याल की तानाशाही के कट्टर विरोधी, वो सिक्किम में लोकतंत्र की आग भड़काना चाहते थे। एक रात गंगटोक की एक धुंधले और सीक्रेट सेफ हाउस में एक खामोश मुलाकात हुई। मेज के एक तरफ बैठे थे सिक्किम के कद्दावर नेता काजी लेंडुप दोरजी, जिनकी आंखों में चोग्याल की तानाशाही के खिलाफ बगावत की आग थी, और उनके ठीक सामने बैठा था एक आम सा दिखने वाला शख्स, अजित डोभाल। डोभाल ने सीधे मुद्दे पर वार किया। काजी साहब, आपके पास जनता का गुस्सा जरूर है, लेकिन चोग्याल की सिक्किम गार्ड्स की बंदूकों का जवाब खाली हाथों से नहीं दिया जाता। काजी ने शक भरी निगाहों से देखा और पूछा, तो दिल्ली क्या चाहती है कि हम चोग्याल के चंगुल से निकलकर भारत की कठपुतली बन जाएं? डोभाल हल्का सा मुस्कुराए और बेहद सर्द आवाज में बोले, आपकी लड़ाई सही है काजी साहब। दिल्ली भी बस लोकतंत्र ही चाहती है। पैसा, खुफिया संसाधन और कूटनीति हम देंगे। आपको बस सिक्किम की सड़कों पर बगावत की वो आग लगानी है जो राजशाही को उखाड़ फेंके और लोकतंत्र स्थापित करे। काजी ने एक पल सोचा और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। पर्दे के पीछे से एक खामोश खेल शुरू हुआ। काजी की पार्टी को भारी फंडिंग, खुफिया संसाधन और सटीक रणनीतिक मदद मिलने लगी। धीरे धीरे गंगटोक की हर दीवार राजशाही विरोधी पर्चों से भरी हुई नजर आने लगी। लेकिन डोभाल का असली इम्तिहान अभी बाकी था।
क्योंकि महल के अंदर बैठकर सीआईए की वो स्पाई क्वीन अब भी भारत के खिलाफ साजिशें बुन रही थी, और जब तक वो वहां थी ऑपरेशन अधूरा था। भारतीय एजेंट्स ने उस होप कुक की छवि को लोगों की नजरों में एक ऐसे विदेशी खतरे के रूप में पेश करना शुरू किया जो सिक्किम की पवित्र संस्कृति नष्ट कर देगी। आम लोगों को यकीन दिलाया गया कि उनका राजा चोग्याल अब उनके हित में फैसले नहीं ले रहा है, बल्कि वो एक अमेरिकी महिला की उंगलियों पर कठपुतली की तरह नाच रहा है। दूसरी तरफ रॉ ने भारत को एक रक्षक के रूप में दिखाया जो चीन की आक्रामकता से लोगों को बचा सकता है। अप्रैल 1973 आते आते पूरे सिक्किम में भयानक दंगे भड़कने लगे। जो जनता कभी चोग्याल की एक झलक पाने के लिए घंटों खड़ी रहती थी, आज वही अब राजशाही को उखाड़ फेंकने के लिए सड़कों पर उतर आई थी। 20,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने चोग्याल के महल को चारों तरफ से घेर लिया। गंगटोक में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। पुलिस वालों ने काम करने से इनकार कर दिया। चोग्याल महल के अंदर कैद होकर रह गया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि जिस चोग्याल ने भारत से आजादी का सपना देखा था, उसे अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाते हुए भारत सरकार से सैन्य मदद मांगनी पड़ी। ये रॉ की कूटनीति की बहुत बड़ी जीत थी। भारत ने तुरंत बीएस दास को चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर गंगटोक भेजा और उन्होंने सिक्किम का पूरा प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। चोग्याल अब सिर्फ नाम का राजा रह गया था। साल 1973 का अंत। महल के चारों तरफ तनाव इतना बढ़ गया कि सीआईए की स्पाई क्वीन होप कुक को अपनी जान का खतरा सताने लगा। उसे एहसास हो गया था कि रॉ का अब शिकंजा पूरी तरह से कस चुका है। मौत के खौफ से वो अपने बच्चों को लेकर रातों रात सिक्किम से भागकर न्यूयॉर्क चली गई और फिर वो कभी वापस नहीं लौटी। फरवरी 1975। अमेरिका वियतनाम युद्ध में व्यस्त था। तभी चोग्याल ने एक आखिरी और सबसे बड़ी गलती की। वो नेपाल के राजा बीरेंद्र के राज्याभिषेक में शामिल होने के लिए काठमांडू गया। वहां उसने गुपचुप तरीके से चीन के उप प्रधानमंत्री और अमेरिकी राजनयिकों से मुलाकात की और सिक्किम के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने और भारत के खिलाफ यूएन में जाने की मदद मांगी। अगर सिक्किम एक स्वतंत्र देश के रूप में यूएन पहुंचता तो अमेरिका वहां भारत के खिलाफ सीधा प्रस्ताव लाकर उसे पूरी दुनिया के सामने कटघरे में खड़ा कर सकता था। जैसे ही ये खबर दिल्ली में बैठी इंदिरा गांधी तक पहुंची, उनका धैर्य जवाब दे गया। इंदिरा गांधी को समझ आ गया था कि अगर चोग्याल को एक भी मौका और मिला तो वो अमेरिका और चीन को सिक्किम में ला खड़ा कर देगा। 3 अप्रैल 1975। दिल्ली से सेना की 17 माउंटेन डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल गुरबख्श सिंह को एक टॉप सीक्रेट ऑर्डर मिला। जनरल ने उस मैसेज को पढ़ा, कुछ सेकंड के लिए खामोश रहे, फिर उन्होंने धीरे से फाइल बंद की और ठीक 3 दिनों बाद 6 अप्रैल 1975 सुबह 9:45 बजे गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने महल को घेर लिया था। रॉ के पास महल के अंदर की एक एक लोकेशन, हर एक दरवाजे और गार्ड के खड़े होने की जगह का पूरा नक्शा था। रॉ के अंडरकवर मुखबिरों ने पहले ही यह सुनिश्चित कर दिया था कि सिक्किम गार्ड्स के पास हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई काट दी जाए। गंगटोक के सारे टेलीफोन तार काट दिए गए थे। महल का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट चुका था। सेना के ट्रकों की आवाज से महल के अंदर अफरा तफरी मच गई। गोरखा जवानों ने जब मुख्य गेट पर धावा बोला तो सिक्किम गार्ड्स के वो 285 हथियारबंद जवान जो सालों से ट्रेनिंग ले रहे थे, उन्होंने सिर्फ 30 मिनट में बिना लड़े अपने घुटने टेक दिए। सिर्फ आधे घंटे में एक पूरे देश की सेना ने सरेंडर कर दिया। जो चोग्याल कभी पूरे सिक्किम का बेताज बादशाह था, जिसकी एक आवाज पर हुकूमतें हिल जाती थीं, उसे उसी के महल के एक छोटे से कमरे में नजरबंद कर दिया गया। ये आर.एन. काओ का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने चंद मिनटों में सीआईए के सालों पुराने साम्राज्य की जड़ें उखाड़ फेंकी। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां अपनी आंखें मलती रह गईं। जब तक वॉशिंगटन में बैठे सीआईए के अधिकारी कुछ समझ पाते और कोई कदम उठा पाते, रॉ और भारतीय सेना अपना काम करके उन्हें पूरी तरह चकमा देकर निकल चुके थे। अमेरिका और चीन के सारे गुप्त प्लान एक ही झटके में रद्दी के कागज के टुकड़ों में तब्दील हो गए थे। बीजिंग में बैठा चीन तिलमिलाकर रह गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इंदिरा गांधी ये जानती थी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर अमेरिका और ब्रिटेन, इसे एक सैन्य तख्ता पलट कहकर भारत पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक ऐसा दांव चला जिसने दुनिया के हर आलोचक का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। उन्होंने सिक्किम में एक जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम का ऐलान कर दिया। 14 अप्रैल 1975। उस दिन गंगटोक की सड़कों और सिक्किम के कोने कोने से इंसानों का सैलाब उमड़ पड़ा। लोग अपने घरों से बाहर निकले। ये वो लोग थे जिनके अंदर राजशाही से आजादी का बीज बोया जा चुका था। उन्होंने बिना किसी दबाव के अपनी स्वेच्छा से वोट डाला। अगले दिन 15 अप्रैल को नतीजे आए। पूरी दुनिया सन्न रह गई। 97.5% लोगों ने राजशाही को खत्म करने और भारत में पूर्ण रूप से शामिल होने के पक्ष में वोट किया था। सिक्किम की जनता ने उस सैकड़ों साल पुरानी राजशाही को हमेशा के लिए
इतिहास के कूड़ेदान में दफन कर दिया था। 23 अप्रैल 1975 को भारतीय संसद ने संविधान का 36वां संशोधन पारित किया और 16 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बन गया। ये रॉ की एक ऐसी सॉफ्ट पावर की जीत थी जिसकी मिसाल आज तक खुफिया दुनिया की किताबों में दी जाती है। रॉ के इस ऑपरेशन के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही खुफिया और अनसुनी घटनाएं जानने के लिए जुड़े रहें क्लासिफाइड नेटवर्क के साथ। जय हिंद, जय भारत।